नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 जनवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पंजाब नेशनल बैंक के तहत कार्यालय सहायक व क्लर्क के पदों पर आई भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। किसानों के लिए जरूरी खबर, गेहूं उत्पादक किसानों के लिए जरूरी खबर सामने आई। इन उपायों से कर सकते हैं अपनी फसल की सुरक्षा, मिलेगा अच्छा उत्पादन। हरियाणा में अब इस स्पीड से चलेंगी रोडवेज की बसें, उल्लंघन करने पर होगी ये कार्रवाई। हरियाणा में भूकंप से अचानक लोगों की नींद टूटी, लगातार तीसरी बार सोनीपत केंद्र रहा 10 किलोमीटर गहराई में हलचल, 12 दिन में तीसरा बड़ा झटका। हरियाणा में कभी भी हो सकता है CET परीक्षा की डेट का ऐलान, मुख्य सचिव ने हरियाणा SSC अधिकारियों के साथ की बैठक। हरियाणा में युवाओं के लिए खुशखबरी, अंबाला में होगी अग्निवीर भर्ती, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड हुए जारी, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के अस्थायी स्कूलों में पढ़ने वाले 20,000 छात्रों के लिए राहत भरी खबर, छात्र और अभिभावकों के हित में लिया ये बड़ा और अहम फैसला। डल्लेवाल के डॉक्टर बोले उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां बची, साइलेंट अटैक का खतरा बढ़ा, अनशन टूटने पर भी पूरे रिकवर नहीं हो पाएंगे। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आज नहीं लगेगा जनता दरबार, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव के कारण रद्द, हर सोमवार सुनते हैं लोगों की शिकायतें। हरियाणा में कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे ट्रैक पर बढ़ी ट्रेनों की रफ्तार, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे से अधिक समय से पहले स्टेशन पर पहुंचने लगी हैं गाड़ियां। हरियाणा में राज्य के प्राथमिक स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे खाली पद, नियुक्ति के लिए विभाग ने मांगी जानकारी, जानिए पूरी अपडेट। और ओयो में कपल्स को रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना होगा, अनमैरिड कपल को एंट्री मिले या नहीं होटल तय कर सकेंगे। फिलहाल ये नियम मेरठ में हुआ लागू। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते हरियाणा में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम प्रदेश के ज्यादातर जिले कोहरे की चादर में ढक जाते हैं। आलम यह है कि विजिबिलिटी सिमट कर 10 से 50 मीटर तक पहुंच चुकी है और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है, जिससे कि किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ सकती है। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चलने के भी आसार जताए गए हैं। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से आज यानी 6 जनवरी को प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में मौसम में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं 7 जनवरी यानी कल से एक बार फिर से उत्तरी बर्फीली हवाएं चलने से संपूर्ण इलाके में तापमान में गिरावट और शीतलहर और कोहरा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली की तरफ से खेल कोटा के तहत कार्यालय सहायक व क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। कार्यालय सहायक के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा क्लर्क के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2025 है। क्लर्क के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष हो सकती है। कार्यालय सहायक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। देश भर में गेहूं उत्पादक किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान किसानों के लिए 15 जनवरी तक एडवाइजरी जारी की है। ICAR के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि अनुकूल मौसम के चलते गेहूं की फसल में वानस्पतिक वृद्धि और फुटाव काफी अच्छा नजर आ रहा है। कृषि संस्थान का कहना है कि हालिया दिनों में उत्तर भारत में हुई बारिश को देखते हुए गेहूं की फसल में अच्छी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रति एकड़ 40 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है वहाँ जल्द से जल्द सिंचाई करें ताकि तापमान बहुत कम होने के कारण होने वाले नुकसान से फसल का बचाव किया जा सके। संस्थान ने सलाह दी है कि गेहूं की फसल में यदि पीलापन नजर आ रहा है तो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग न करें। पीला रतुआ संक्रमण के कारण फसल का नियमित रूप से निरीक्षण करें और रोग के लक्षण मिलने पर निकटवर्ती संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय या फिर कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर सलाह अवश्य लें। यूरिया का छिड़काव सिंचाई करने से पहले करें। खरपतवार प्रबंधन और दीमक पर नियंत्रण रखने पर भी ध्यान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्री देवी कृप भद्रकाली मंदिर में मातृशक्ति को समर्पित मां शब्द के 51 फुट विराट व अद्भुत स्वरूप की नींव रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री देवी कृप भद्रकाली मंदिर में स्थापित शक्तिपीठ पर मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और उन्नति के लिए कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्री देवी कृप भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में मां शब्द के 51 फुट विराट व अद्भुत स्वरूप के निर्माण से मंदिर की महिमा और बढ़ेगी। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के
लिए पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु मां के इस महागौरव स्थल से प्रेरणा लेकर जाएंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के 52 महाशक्ति पीठों में से कुरुक्षेत्र के श्री देवी कृप भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में महाशब्द की विराट व अद्भुत स्वरूप की स्थापना के लिए भूमि पूजन कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माँ एक शब्द ही नहीं अपितु माँ ममता, प्रेरणा और प्रेम का अनोखा संगम है। इस संसार में हर साधन व संसाधन की पूर्ति हो सकती है, लेकिन माँ शब्द की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। माँ की कोख से ही महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धा पैदा हुए, इसलिए माँ की कल्पना का संसार असीमित है। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को माँ के अद्भुत और विराट स्वरूप से प्रेरणा मिले, ऐसी परियोजना को अमली जामा पहनाने का कार्य किया गया है। हरियाणा में ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब परीक्षा की तारीख के बारे में घोषणा कभी भी हो सकती है। जो युवा हरियाणा सीईटी परीक्षा के इंतजार में है, जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को 20 से 25 दिन मिलेंगे। इस बारे में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA के साथ एक बैठक की है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आयोग परीक्षा के लिए सेंटर की तैयारी कराएगा। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सीईटी परीक्षा का आयोजन कौन सी एजेंसी करने जा रही है। इससे पहले बात करें तो यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा कराया जाता था। दूसरी तरफ हरियाणा SSA की तैयारी है कि युवा सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन में गलती न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आयोग को गलतियां ठीक करने के लिए अलग से समय देना पड़ता है। आयोग पेंडिंग भर्तियों की तैयारी करने में भी जुटा है। इनकी संख्या 8922 है। जल्द ही इनका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। आयोग का कहना है कि सरकार की तरफ से भर्ती के लिए जो भी निर्देश मिलेंगे उनके अनुसार आगे काम किया जाएगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें जल्द ही परीक्षा की तारीख देखने को मिल सकती है। तारीखों का ऐलान होने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा। हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 20,000 छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अब बोर्ड की वार्षिक परीक्षा दे पाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा 31 मार्च 2007 से पहले संचालित और अनुमति प्राप्त स्कूलों की सूची हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी HBSC को भेज दी गई है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के नामांकन के लिए और संबंधित शुल्क भरवाने के लिए जल्द ही पोर्टल भी खोल दिया जाएगा। ऐसे स्कूलों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेशन 2023-24 की अस्थायी संबंधिता और 31 मई 2007 से पहले की अस्थायी मान्यता या स्वीकृति प्रति की कॉपी जमा करवानी होगी। इस निर्णय के बाद इन स्कूलों में पढ़ रहे करीब 1.5 लाख बच्चों के भविष्य की चिंता भी अब दूर हो जाएगी। अब प्रदेश के 20,000 के लगभग विद्यार्थी चिंता मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आगामी 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक अंबाला कैंट के खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण फिजिकल एवं मेडिकल का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में हरियाणा के अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के वे पुरुष अभ्यर्थी जो कि प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वे भाग ले सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण के सभी चयनित अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 20 दिसंबर 2024 को जारी कर दिए गए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उम्मीदवार लॉगिन करके अपनी आईडी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 9 फरवरी से 10 फरवरी तक इसी स्थल पर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल एवं चंडीगढ़ की अग्निवीर महिला, मिलिट्री पुलिस अभ्यर्थियों की भी भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण आयोजित होने जा रहा है। इनके एडमिट कार्ड शीघ्र जारी किए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में यदि कोई समस्या आती है तो मुख्यालय भर्ती कार्यालय अंबाला की जानकारी कक्ष में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 41वें दिन आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के शरीर में अब सिर्फ हड्डियां बची हैं। उनके किडनी, लीवर, फेफड़ों में खराबी आ चुकी है। उन्हें कभी भी साइलेंट अटैक आ सकता है, यह कहना है उनकी देखरेख कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों की टीम के लीडर डॉक्टर अवतार सिंह का। डॉक्टर स्वयमान 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि डल्लेवाल का अनशन खत्म हो जाए तो अभी उनका शरीर पहले की तरह नहीं होगा। उनके शरीर के अंग भी 100% काम नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के 507 प्राथमिक स्कूलों में 145 स्वीपर की अस्थायी नियुक्तियां हैं। कई स्कूलों में स्वीपरों की व्यवस्था न होने के कारण शौचालय और स्कूल परिसर में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालयों में गंदगी फैली हुई है। आलम यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल मुखियाओं को पत्र भेजकर स्वीपर की लिस्ट मांगी गई है। लिस्ट न भिजवाने पर स्कूल मुखिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माध्यमिक विद्यालय निदेशालय की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। बाकी स्कूलों में स्वीपर की व्यवस्था न होने के कारण इन सभी स्कूलों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था न होने के कारण कई स्कूलों के मुखिया अपने स्तर पर साफ सफाई करवा रहे हैं। स्कूल में स्वीपर की व्यवस्था के लिए कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है।
हरियाणा परिवहन विभाग ने नई गति सीमा निर्धारित करते हुए रोडवेज बसों की अधिकतम गति पर नियंत्रण लगाने का आदेश दिया है। नेशनल हाईवे पर बसों की गति सीमा अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दी गई है, जबकि अन्य मार्गों पर बसें संबंधित गति सीमा के भीतर ही चलाई जाएंगी। इस आदेश का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना है। आदेश के अनुसार यदि कोई चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के निदेशक ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके। यह कदम सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। बसों की गति सीमा तय करने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों के सफर को भी अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकेगा। अगर कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो चालकों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बार बार उल्लंघन करने पर उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है। सोनीपत में एक बार फिर भूकंप का झटका महसूस किया गया। 12 दिन में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार तड़के 3:57 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र दिल्ली के अनुसार भूकंप का केंद्र बिंदु सोनीपत रहा, जहां रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। एनसीएस के अनुसार जमीन के अंदर 10 किलोमीटर तक हलचल हुई है। इससे पहले 25 दिसंबर व 26 दिसंबर को भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 25 दिसंबर को दोपहर 12:28 पर भूकंप आया था। इसका सेंटर कुंडल गाँव में 5 किलोमीटर गहराई में था। अगले दिन 26 दिसंबर को सुबह 9:42 पर भूकंप का झटका महसूस हुआ। उसका सेंटर प्रहलादपुर किडोली गांव में 10 किलोमीटर गहराई में था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई है। भूकंप के हल्के झटके महसूस होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सार्वजनिक परिवहन के रूप में ट्रेन सेवा को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर और श्री माता वैष्णो देवी को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी देने के लिए एक और परियोजना पूरी हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी को श्रीनगर कटरा के बीच संचालित होने वाली 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उत्तर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर एक मेल एक्सप्रेस और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि इस रूट पर ट्रेनों का ट्रायल सफल रहा है। अब रेलवे कटरा श्रीनगर ट्रेन लिंक को चालू करने के लिए तैयार है। यह सर्विस न केवल टूरिस्टों और श्रद्धालुओं को तेज स्पीड वाला सार्वजनिक परिवहन का कुशल साधन प्रदान करेगी, बल्कि कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी। कटरा से श्रीनगर के बीच कुल 203 किलोमीटर की दूरी है और इस रूट पर 38 टनल और 927 ब्रिज का निर्माण किया गया है। यानी आधी दूरी तो टनल और ब्रिज से गुजरते हुए ही पूरी हो जाएगी। कटरा श्रीनगर रूट पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर के नाम से संचालित होगी। बीच रास्ते यह ट्रेन रियासी, सवालकोट, संगलदान, रामबन, बनिहाल, काजीगुंज और बीज बेहरा स्टेशन पर ठहराव करेगी। यह ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होकर 11:20 पर श्रीनगर पहुंचेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 12:45 पर श्रीनगर से रवाना होकर दोपहर 3:55 पर कटरा पहुंच जाएगी। यह ट्रेन आवागमन में सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी। हरियाणा की बीजेपी सरकार के मंत्री कर्मचारियों की ट्रांसफर की पावर देने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी से मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ग्रुप बी कर्मचारियों तक ट्रांसफर के अधिकार दिए जाएं। प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। फिलहाल मंत्रियों को प्रदेश में दर्जा 4 के कर्मचारियों को भी बदलने का अधिकार नहीं है। सारे तबादले सीएम ऑफिस से होते हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ में अलग से ओएसडी लगाया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों ने न केवल पूरी मजबूती से अपनी मांग रखी, बल्कि हर ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री से पूछने और ओएसडी के फैसले को लेकर भी नाराजगी जताई है, जिसके बाद सीएम भी असमंजस में है। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को इस पर कोई आश्वासन तो नहीं दिया है। प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। इनमें दर्जा 4 कर्मचारियों से लेकर आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस यानी सीएमओ में एक एचसीएस अधिकारी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी लगाया गया है। इसका काम सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग ही देखना है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ट्रांसफर करनी है तो पहले मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, उसके बाद ओएसडी इसके आदेश जारी करते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर तेज हो रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में ठंड से 8 लोग और बिहार में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश के 14 राज्यों में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी घटने के कारण दिल्ली में रविवार को 160 फ्लाइट लेट हुई तो वहीं 7 कैंसिल भी हुई। वहीं 60 से ज्यादा ट्रेनें भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंची। दिल्ली में 3 दिनों में कुल मिलाकर 900 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कश्मीर और चिनाब घाटी में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में भारी बर्फबारी के आसार
जताए गए हैं। वहीं प्रयागराज में घने कोहरे के बीच कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। श्रीनगर में बर्फबारी के साथ साथ घना कोहरा भी छाया रहा। विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। अमृतसर में रविवार सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां की है। आज यानी 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बिजली गिरने और तेज हवा चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कोहरा रहेगा। वहीं शिमला, किन्नौर, लाहौल और स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं निचले इलाकों में 7 जनवरी यानी कल तक बारिश के आसार हैं। 8 जनवरी को पूरे राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। बेंगलुरु की ईवी कंपनी एथर एनर्जी ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर 450 सीरीज की अपडेटेड रेंज लॉन्च कर दी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को 2 नए कलर ऑप्शन और नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है। एथर 450X और 450FX में स्कूटर को फिसलने से रोकने के लिए मल्टी मोड ट्रैक्शन कंट्रोल तकनीक शामिल की गई है। इसमें गीली सड़क के लिए रेन मोड, सामान्य सड़क के लिए रोड मोड और ऑफ रोडिंग के लिए रैली मोड शामिल किया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब 161 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। एथर 450 लाइनअप की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। बेस मॉडल 450S की कीमत अब 1,29,999 रुपए है, जो कि टॉप मॉडल 450FX के लिए 1,99,999 रुपए, जो कि सभी कीमतें एक्स शोरूम तक जाती हैं। कंपनी ने टेस्ट राइड और बुकिंग शुरू कर दी है। 2025 से एथर 450 लाइनअप भारत में टीवीएस iQube, बजाज चेतक, ओला S1 लाइनअप और हीरो विडा V2 को टक्कर देता हुआ दिखाई देगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।